जोहार आप सभी को। मैं उमेश कुमार, कहानी उमेश की जुबानी के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। कहानी उमेश की जुबानी में आज मैं आप सभी के साथ ऐसी कहानी की दास्तान बयां करूंगा, शायद जिसे इतिहास की पाठ्यपुस्तक में जगह नहीं दी गई है। इतिहास की पाठ्यपुस्तक में अगर हम उस ऐतिहासिक घटना को ढूंढने निकले तो शायद वो घटना नदारद मिले। इस कहानी में थ्रिल है, सस्पेंस है, ट्रेजिडी है और हैप्पीनेस भी है। आज 25 अप्रैल है और आज के ही दिन से जुड़ी घटना के बारे में हम आपसे उस घटना का जिक्र करेंगे, उस वाक़या को साझा करेंगे। चलिए हम आते हैं कहानी पर और कहानी को आप सभी के साथ साझा करते हैं। दरअसल वो समय था 25 अप्रैल 1939 का और घटना थी सिमको हत्याकांड। सिमको हत्याकांड एक गोलीकांड था जिसमें कहा जाता है कि लगभग 40 आदिवासियों को भून दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे निर्मम नृशंस हत्याकांड के बारे में और उसकी कहानी के बारे में आज हम सभी बातें करेंगे। दरअसल वो टाइम था जस्ट बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पहले का समय, 1937 का समय था। मित्र गुट और धुर्य गुट अपने अपने तैयारियों में जुटे थे, सेकेंड वर्ल्ड वार की तैयारियों में जुटे थे और ठीक उसी समय 1937 में भारत अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, भारत गुलाम था। और वो सिमको जो उड़ीसा में एक जगह है, सिमको एक ऐसा जगह है जो कि झारखंड और उड़ीसा का एक बॉर्डर है और उस भूभाग को सिमको कहा जाता है। तो 1937 में उड़ीसा में प्रांतीय असेंबली का चुनाव होता है और प्रांतीय असेंबली के चुनाव में उस समय सरकार कांग्रेस की होती है और वहाँ के मुख्यमंत्री हरिकृष्ण मेहताब होते हैं और प्रांतों में गवर्नर और उस समय राजघराना का भी राज होता था। तो सिमको गंगाराम स्टेट के अंतर्गत आता था। 1937 में चुनाव के बाद वहाँ पे ज़मीन का या ज़मीन के हैं, भूमि के, उसका बंदोबस्ती किया गया। बंदोबस्ती इंद्रनाथ विलास मुखर्जी के नेतृत्व में किया गया 1937 में। और जब बंदोबस्ती किया गया तो मालगुजारी का कर इतना आदिवासियों पर लाद दिया गया। सिमको एक ऐसा जगह है जो कि आदिवासी उसमें आदिवासी बहुल जगह है, आदिवासी उसमें बहुतायत में पाए जाते हैं, बहुतायत में आदिवासी हैं। तो जब मालगुजारी कर ज़्यादा लाद दिया गया, इतना ज़्यादा लाद दिया गया कि उनका जीवन ख़त्म हो जाता था लेकिन वो उनका कर ख़त्म नहीं होता था। उस अत्याचार और अन्याय से वे शोषित और पीड़ित थे। ये तो एक अलग मसला हो गया। साथ ही वहाँ पे चूँकि सिमको ऐसा जगह था, सिमको छोटा नागपुर जब बिहार से जब उड़ीसा अलग हुआ 35 में, और उससे पहले उड़ीसा और छोटा नागपुर वो एक ही राज्य के पार्ट थे, बिहार के ही पार्ट थे। तो वहाँ के जो आदिवासी थे, सिमको के आदिवासी थे, वे छोटा नागपुर के आदिवासी, छोटा नागपुर के ही आदिवासी कहे जाते थे जब तक बिहार से उड़ीसा अलग नहीं हुआ था। तो जो हक और अधिकार छोटा नागपुर के आदिवासियों को मिला था उस समय, वो अधिकार और हक को वो लोग भी जीते थे, सिमको के आदिवासी भी जीते थे। यानी कि जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में छोटा नागपुर में लागू हुआ था, उसका लाभ उन लोगों को भी मिल रहा था। लेकिन जैसे ही झारखंड से या छोटा नागपुर या बिहार के हैं उससे सिमको अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ, तो वहाँ से 1908 का जो CNT एक्ट है उसे भी हटा दिया गया। छोटा नागपुर में जो आदिवासियों को अधिकार था खुदकट्टी का, उसे भी वापस ले लिया गया। तो देखिए यहाँ पे अन्याय और अत्याचार से इतने पीड़ित हो गए कि वो लोग आंदोलन को लेकर गोलबंद होने लगे। सिमको के आदिवासियों को पहला तो उनका मालगुजारी कर बढ़ा दिया गया, दूसरा खुदकट्टी का अधिकार ले लिया गया और 1908 जो CNT का एक्ट है उसे भी वहाँ से हटा दिया गया, उस प्रभाव से हटा दिया गया। अब 1937 का समय था, लोग वहाँ के आदिवासी गोलबंद होने लगे। एक आदिवासी नेता निर्मल मुंडा के नेतृत्व में बहुत सा, इसको कई मायने में हम कह सकते हैं कि इसे हम एक किसान आंदोलन भी कह सकते हैं, झारखंड आंदोलन भी कह सकते हैं या स्वतंत्रता आंदोलन भी कह सकते हैं। लेकिन तीनों में समानता ये थी कि तीनों लड़ रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन आदिवासी सामान्यतः इसे झारखंड आंदोलन से जोड़ते हैं, झारखंड आंदोलन का हिस्सा मानते हैं। तो निर्मल मुंडा के नेतृत्व में वहाँ के आदिवासी समुदाय एकत्रित होने लगे। लगभग 32 मौजा के आदिवासी निर्मल मुंडा के नेतृत्व में एकत्रित हुए, गोलबंद हुए और आंदोलन का रुख अख्तियार किया, आंदोलन करने लगे। जो कि वहाँ एक स्टेट था सिमको, जो सिमको
सिमको वहाँ का एक स्टेट था, गंगापुर। गंगापुर स्टेट के अंतर्गत सिमको आता था और वहाँ का राजघराना, वहाँ की रानी थी जानकी। उनके उनके सचिव थे सन्यासी नायडू और उनके दीवान थे एडी क्रिश्चियन। तो जब ये आंदोलन करने लगे तो राजघराना और अंग्रेज़ी हुकूमत को ये नागवारा गुजरा। तो ये एक मांग पत्र भेजते हैं वायसराय तक कि हमारी जो मांगे हैं कि खुदकट्टी का अधिकार हमें दिया जाए। 1908 का जो CNT एक्ट है उसे फिर से लागू किया जाए और जो मालगुजारी का ये जो कर है उसे ख़त्म किया जाए। और आदिवासियों के साथ एक समस्या ये भी थी कि उस समय घनघोर और अकाल पड़ा था उस क्षेत्र में, जिससे उनकी स्थिति और बद से बदतर हो गई थी। और जब ये मांग पत्र वायसराय तक पहुंचता है तो वायसराय और राजघराने को ये नागवारा गुजरता है और ये लोग एक ट्रैप करते हैं। ये ट्रैप करते हैं कि उनकी सोच रहती है कि आदिवासियों की किसी भी सूरत में एकजुट नहीं होने देना है, गोलबंद नहीं होने देना है, उनके आंदोलन को कुचलना है। तो वायसराय एक मैसेज भेजते हैं आदिवासियों तक, निर्मल मुंडा तक, कि आप लोगों की जितनी मांगे हैं जायज़ है और आप लोगों के मांग को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और आप लोगों को हक अधिकार दिया जाएगा। बाकायदा रानी आपके बीच जाएगी, महारानी, गंगापुर की महारानी आपके बीच जाएगी और जो आपकी मांगे हैं उसको आपको प्रदान करेंगी और आधिकारिक तौर पर घोषणा करेगी। यानी कि आपके बीच जाने का मतलब है कि सिमको जाएगी। और जब यह मैसेज आदिवासी समुदाय तक पहुंचा, आदिवासी नेता तक पहुंचा, तो लोग हर्ष में नाचने गाने लगे। और होना भी चाहिए क्योंकि इतने दिनों से वो आंदोलनरत थे, अपने हक अधिकार को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और आज 25 अप्रैल को वो दिन था कि उनका आंदोलन और उनका मांग पूरा हो रहा था, आंदोलन सफल होने का वो दिन था, ऐसा आदिवासियों को लग रहा था। लेकिन मैंने कहा कि इस सिमको हत्याकांड में हैप्पीनेस भी है, ट्रेजेडी भी है और इमोशंस भी है। तो अभी तक के सीन में 25 अप्रैल का दिन सिमको में उत्सव का माहौल था, हैप्पीनेस का माहौल था। निर्मल मुंडा के आंगन में, चूँकि निर्मल मुंडा एक नेता थे, एक मसीहा थे आदिवासियों के लिए, तो उनके आंगन में उनके समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते पहुंच रहे थे, लाल रंग उड़ा रहे थे, लाल अबीर उड़ा रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन क्लाइमैक्स यहाँ चेंज हो जाता है। क्लाइमैक्स चेंज ऐसे होता है कि ये लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं कि रानी आएगी सिमको और उनके हक अधिकार को उन्हें सौंपेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड होता क्या है कि रानी के जगह पॉलिटिकल एजेंट ज्वेप्टन विफो आता है। ज्वेप्टन विफो अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ सिमको पहुंचता है। ज्वेप्टन विफो को जैसे ही आदिवासी लोग देखते हैं उन्हें लग जाता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग इज नॉट गुड। उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो गया है और दाल में कुछ काला है। जब पहुंचते हैं और ज्वेप्टन विफो चाहता है कि अब हम वहां पहुंचे और निर्मल मुंडा को गिरफ्तार करें। लेकिन और ज्वेप्टन विफो ये प्रयास भी करता है। ज्वेप्टन विफो जो मैंने बताया कि एक पॉलिटिकल एजेंट है। अब जब ज्वेप्टन विफो पहुंचता है निर्मल मुंडा के आंगन की ओर और उन्हें दबोचने के लिए, तो वहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। आदिवासियों को ये नागवारा गुजरता है और उन्हें ये लगता है कि हमारे रहते किसी की ये मजाल कि हमारे नेता पे, हमारे मसीहा के गिरेबान पे कोई हाथ डाले। वहाँ पे उन टकराव की स्थिति आ जाती है ज्वेप्टन विफो और वहाँ के आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच। और इस झड़प में ज्वेप्टन विफो का सर टकरा जाता है निर्मल मुंडा के दरवाजे के चौखट से। उसकी सर की टोपी नीचे गिर जाती है। जब सर की टोपी नीचे गिर जाती है तो उसका ईगो हर्ट होता है। जो पॉलिटिकल एजेंट आता है उसका ईगो हर्ट होता है। उसे ये लगता है कि ये तुच्छ आदिवासियों की ये मजाल कि मेरे सर की टोपी को वो नीचे गिरा है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, अपने सैन्य टुकड़ियों को आदेश देता है कि फायरिंग शुरू कर दो। और जब फायरिंग शुरू करती है तो गोलियों की तड़तड़ाहट से वहाँ पे जहाँ ठीक पहले लोग नाच गा रहे थे, उत्सव का माहौल था, लोग एक दूसरे को अबीर और रंग लगा रहे थे और मिठाइयाँ बांट रहे थे, वहीं थोड़ी देर बाद वहाँ लाल लहू के बहाव से वो पूरा क्षेत्र पट जाता है। वो क्षेत्र पूरा शवों से पट जाता है। और मैंने कहा था इससे में ट्रेजेडी भी है, हैप्पीनेस में। जहाँ पर लोग खुशियाँ मना रहे थे अब वो ट्रेजेडी में बदल जाती है। लेकिन आदिवासियों में ये एकता थी, ये ताकत थी कि उन्होंने अपने छाती पर गोली खाकर अपने नेता को बचाया। निर्मल मुंडा किसी तरह वहाँ से भागने में सफल हो गए।
वहाँ से निर्मल मुंडा से वहाँ से भागने में सफल हो गए। और जो वहाँ उसके बाद जो वहाँ लाशें बिछ गई, जो वहाँ पर मृत्यु का तांडव हुआ, मौत का तांडव हुआ, उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उस शवों को गाड़ी पे लादना शुरू किया। और गाड़ी पे लाद के वहाँ बगल में एक वीर मीर पुत्र जगह है, वीर मीर पुत्र में एक चूना भट्टा था। तो उन्हें लगा कि सारे शवों को यहीं पर डाल दिया जाता है, लेकिन वहाँ के प्रबंधन ने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया। जब वो मना कर दिया तब वे एक वहाँ पर बगल का एक और जगह है बामन मारा, बामन मारा में वो लोग जाते हैं और शवों को वहाँ दफना देते हैं। अब चूँकि निर्मल मुंडा वहाँ से स्केप कर चुके थे, लेकिन उस घटना के कुछ दिन बाद, उस हत्याकांड के कुछ दिन बाद निर्मल मुंडा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उन पर देशद्रोह का अंग्रेजी हुकूमत मुकदमा चलाती है, मुकदमा दायर करते हैं, उसे आजीवन कारावास का सज़ा देती है। निर्मल मुंडा गरीबों का मसीहा, आदिवासी का नेता, सलाखों के पीछे चला जाता है, लेकिन सिमका के आदिवासियों की हौसला, उसका उनके उमंग में कहीं कमी नहीं आती है। कुछ दिन बाद इस मामले से निर्मल मुंडा की रिहाई होती है। 1945 में उनकी रिहाई होती है। 1939 में सिमको घटना होती है। 39 के कुछ दिन बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 45 में इनकी रिहाई होती है। और आदिवासियों में फिर से जोश जाता है कि उनका नेता वापस आ चुका होता है। अब क्या है, उसके बाद 1900 जब देश आज़ाद हुआ तो 1957 से 61 तक वो उड़ीसा में झारखंड पार्टी से विधायक भी रहे, विधानसभा के सदस्य भी रहे निर्मल मुंडा। और 2 जनवरी 1973 को उनका देहावसान हो गया। देहावसान से पूर्व जब वो आंदोलन कर रहे थे, क्रांतिकारी के रूप में अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर डायरी लिखी और अपने जीवन का संस्मरण लिखा, अपने आंदोलन का संस्मरण लिखा कि कैसे वे लोग आंदोलन करते थे। उन्होंने लिखा कि जब वे लोग महाजनी प्रथा और अंग्रेज़ों की अत्याचार और अन्याय से पीड़ित थे, तो उस समय अघरिया समाज के एक नेता थे सैंता पटेल। सैंता पटेल उस समय वहाँ के सिमको क्षेत्र के नेता हुआ करते थे। तो आंदोलन करते थे, आंदोलनरत थे, तो उन्हें भी अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया था और उन्हें राज्य निकाला, यानी कि राज्य बदर करने का आदेश जारी किया था। और ऐसा कहते हैं कि सैंता पटेल 12 साल तक अपने घर नहीं आए थे वो। और आगे एक बहुत ही सुंदर जिक्र करते हैं निर्मल मुंडा, और ये जो कि एक फिर क्लाइमेक्स चेंज होता है और यहाँ पे थ्रिल आता है, सस्पेंस आता है, या इसमें ये कहानी को रोचक बना जाती है। कहानी ये ऐसे रोचक बनती है कि वो जिक्र करते हैं निर्मल मुंडा कि पहले होता ये था कि ये लोग अपनी मांग को बाय पोस्ट, डाक के माध्यम से वायसराय तक भेजते थे, वायसराय तक भेजते थे। लेकिन होता ये था कि षड्यंत्र के तहत उस पोस्ट को वहाँ से अलग कर दिया जाता और राजघराने को भेज दिया जाता था। जब राजघराने तक पहुँचता था तो रानी को, यानी जो गंगापुर की रानी थी, उनको ये कभी ये सही नहीं लगता था कि आदिवासी लोग आंदोलन करें, अपनी मांगों को वायसराय तक पहुँचाएं। तो राजघराना उस पोस्ट को अपने तक लाता था और फिर अपने अनुसार कार्रवाई करता था, आंदोलन को कुचलने का काम करता था। लेकिन उस समय बहुत से आदिवासी नेता, आदिवासी समुदाय के लोग जानकार थे और प्रबुद्ध थे, तो वे लोग सीधा रांची जाते थे और वायसराय को पत्र सौंपते थे। ऐसा निर्मल मुंडा अपनी डायरी में लिखते हैं। तो एक बहुत ही रोचक घटना है कि वायसराय एक बार बुलावा भेजते हैं राजघराना की रानी को, और फिर वो बुलावा भी भेजते हैं उस समय के छोटा नागपुर के सबसे बड़े नेता, आदिवासी के सबसे बड़े नेता जयपाल सिंह को। देखिए, इसमें रोचक और इंटरेस्टिंग ये है कि रानी निर्मल मुंडा को नहीं रानी जयपाल सिंह को नहीं जानती है, जयपाल सिंह रानी को जानते हैं, और वायसराय रानी को भी जानते हैं और जयपाल सिंह को भी जानते हैं। रानी जयपाल सिंह के रुतबे से वाकिफ़ है, उसके कद से वाकिफ़ है, उनके पावर से वाकिफ़ है, लेकिन बाय फेस उनको पहचानती नहीं है। जानती ज़रूर है कि वो क्या शख्स है। वायसराय सेम डे, सेम टाइम और सेम प्लेस, यानी कि एक ही दिन, एक ही समय, एक ही जगह रानी को बुलाते हैं और जयपाल सिंह को बुलाते हैं। जयपाल सिंह को और रानी को लगता है कि मीटिंग 1 to 1 है, वायसराय के साथ कुछ बातें होगी। लेकिन जब पहुँचते हैं उस जगह पे, तो वो दोनों पहुंचते हैं। तो जयपाल सिंह तो रानी को पहचान रहे हैं, बट रानी जो है वो जयपाल सिंह को नहीं पहचान रही है। तो रानी को लगता है कि ये जो
तीसरा आदमी है वो हम ही लोगों के बीच का आदमी है और हम ही लोगों के विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी है। तो बातों का सिलसिला शुरू होता है, मीटिंग शुरू होती है। जयपाल सिंह मौन बैठे हुए हैं। बात शुरू करते हुए रानी कहती है, यू नो व्हाट वायसराय, यू हैव टू क्रश द मूवमेंट, हमें मूवमेंट को तोड़ना होगा। वायसराय बोलते हैं, बट हाउ इज इट पॉसिबल, या कैसे पॉसिबल है। रानी कहती है, इट्स वेरी सिंपल, हमें जयपाल सिंह को ट्रैप करना होगा, गिरफ्तार करना होगा। सोचिए, बगल में जयपाल से बैठे हैं, रानी को नहीं पता है कि ये शख्स कौन है। शख्सियत से ज़रूर वाकिफ़ है और कद से वाकिफ़ है, लेकिन नहीं पता है कि जयपाल सिंह कौन है। बोलते इट्स वेरी सिंपल, हमें जयपाल सिंह को ट्रैप करना होगा और उसे गिरफ्तार करना होगा। ये बात सुन के वायसराय शौक रह गया, सुन रह गया। वायसराय ने कहा, महारानी, डू यू नो अबाउट 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स, क्या 1928 में जो ओलंपिक गेम्स हुआ तो उसके बारे में आप जानती हैं। रानी बोलती है, हाँ जानती हूँ। फिर कहते हैं, डू यू नो अबाउट द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी एट दैट टाइम, कि उस समय के जो 1928 में इंडियन हॉकी कैप्टन कौन थे, जानते हैं। हाँ, जयपाल सिंह थे। बोले ठीक है। फिर वायसराय कहते हैं कि क्या आप छोटा नागपुर के सबसे बड़े आदिवासी नेता, जिनका सम्मान महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेता भी कहते हैं, क्या आप उन्हें जानती हैं। बोले यस ऑब्वियसली, ही नन अदर देन ओन एंड ओनली जयपाल सिंह। बोले ठीक है। फिर वायसराय कहते हैं, क्या आप जानते हैं जो आपके बगल में जो शख्स बैठा है वो कौन है। रानी कहते हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस पर्सन, कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है कौन है। तो फिर वायसराय कहते हैं, सुनिएगा, वायसराय कहते हैं, महारानी, जो एम्स्टर्डम हॉकी का जो चैंपियन कैप्टन था जयपाल सिंह, जिसका सम्मान महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी करते हैं, और जिसके कद और रुतबे से अंग्रेजी हुकूमत खौफ खाती है, वो शख्स कोई नहीं जो आपके बगल में बैठा है, वो जयपाल सिंह बैठा है, और वो अकेले बैठा है, और है हिम्मत और है कुव्वत, तो गिरफ्तार कर लीजिए उसे। कहते हैं, ये सुनने के बाद महारानी के चेहरे से तर 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 पसीना गिरने लगता है, वो लज्जित हो जाती है। और इसके बाद घटना का जिक्र करते हुए निर्मल मुंडा लिखते हैं कि महारानी इसके बाद एक अप्रोच करती है जयपाल सिंह की धर्मपत्नी को, और उन्हें एक मोटी रकम देते हुए कहती है कि आप इसे रखिए और अपने पतिदेव से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आंदोलन से कट जाए। आदिवासियों द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उससे बाहर हो जाए। आदिवासी आंदोलन स्वतः कमज़ोर हो जाएगा, आदिवासी बिखर जाएंगे। लेकिन नादान रानी को ये मालूम नहीं था कि जिनकी रक्त और जिनके सिराओं में देश प्रेम, अपने समाज और संस्कृति की भावना बह रही थी, वो भला कैसे अपने देश से, अपने राज्य से, अपने समाज से सौदा कर सकते थे। जयपाल सिंह ने इस बात को जानकर इस घटना का कड़ी निंदा किया और ये इसे सिरे से खारिज कर दिया। बाद में 1995 में 94-95 में निर्मल सिंह की बहू एस डांग ने लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन सरकार को दिया और उनसे ये आग्रह किया कि सिम्को हत्याकांड के जगह पे एक स्मारक बनाया जाए, जहाँ लोग आए और लोग जुटे, और जो गौरव गाथा रही है सिम्को हत्याकांड के नायकों की, सूरवीरों की, वो सदियों तक याद रखा जाए। लोग उसे आए, लोग उस जगह पे आए और शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, और हुआ भी ऐसा। उस जगह पे एक स्मारक बनाया गया जहाँ 25 अप्रैल यानी आज के दिन हज़ारों लोग जुटते हैं और अपने श्रद्धा सुमन उन शहीदों के प्रति अर्पित करते हैं। आइए हम सभी भी आज के दिन सिम्को हत्याकांड, जो कि एक अनटोल्ड स्टोरी है, उसके अनसंग हीरोज़ के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, उन्हें ट्रिब्यूट करें, और यह संकल्प लें कि हम सभी सिम्को हत्याकांड के नायकों का, झारखंड आंदोलनकारियों के सपनों के उद्देश्यों को आत्मसात करेंगे और उनके सपनों के अनुरूप झारखंड को गढ़ने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। आई होप कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और इस वचन के साथ मैं इस कहानी को क्लोज कर रहा हूँ
कि फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए झारखंड आंदोलन के साथ, नए नायकों के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जोहार।